ग्रामीण क्षेत्रों पर शासन। कंपनी दीवान बने। 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात किया। दीवान के तौर पर कंपनी अपने नियंत्रण वाले भूभाग के आर्थिक मामलों के मुख्य शासक बन गई थी। अब उसे अपनी जमीन का शासन चलाने और आमदनी को व्यवस्थित करने का रास्ता ढूंढना था। इसके लिए उसे एक ऐसा रास्ता ढूंढना था जिससे कंपनी के बढ़ते खर्चों को पूरा करने के लिए काफी आमदनी जुटाया जा सके। व्यापारी कंपनी के नाते उसे यह भी रखना था कि वो अपनी जरूरत की चीजें खरीदती बेचती है। समय के साथ कंपनी को यह भी समझ आने लगा कि उसे सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा। बाहरी ताकत होने की वजह से उसे उन लोगों को भी शांत रखना था जो गांव देहात पहले शासन चला चुके थे, जिनके पास अभी भी काफी ताकत और सम्मान था। ऐसे लोग स्थानीय सत्ता में रह चुके थे, उन्हें नियंत्रण करना तो जरूरी था, लेकिन उन्हें खत्म तो नहीं किया जा सकता। कंपनी की आमदनी। कंपनी दीवान तो बन गई थी, लेकिन वही खुद को एक व्यापारी समझती थी। कंपनी भारी भरकम लगान तो चाहती थी, लेकिन उसके आकलन और वसूली कोई नियमित व्यवस्था करने की हिचकिचा रही थी। उसकी कोशिश वो थी कि वह ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व हासिल के और कम से कम कीमत में बढ़िया से रेशमी कपड़ा खरीदे। इसी कारण 5 साल के भीतर बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदी जाने की चीजों का मूल्य 2 गुना हो चुका था। 1765 से पहले कंपनी ब्रिटेन सोने और चांदी का आयात करती थी और उन चीज़ों के बदले सामान करती थी। अब बंगाल में इकट्ठा होने वाले पैसे से ही तो निर्यात के लिए चीज़ें खरीदी जा सकती थी। जाहिर यह हो गया कि बंगाल की अर्थव्यवस्था एक गहरे संकट में फंसती जा रही है। कारीगर गांव छोड़कर भाग रहे थे क्योंकि उन्हें बहुत कम कीमत पर अपनी चीजें कंपनी को जबरन बेचनी पड़ती थी। किसान अपना लगान तो नहीं चुका पाए थे, कारीगरों का उत्पादन गिर रहा था और खेती चौपट होने की दिशा में बढ़ रही थी। 1770 में बड़े अकाल ने बंगाल में 1 करोड़ लोगों को मौत की नींद सुना दी। इस अकाल में लगभग 1/3 आबादी समाप्त हो गई। खेती में तो सुधार की गई। अगर अर्थव्यवस्था संकट में थी तो क्या कंपनी अपनी राजस्व आय के बारे में आश्वस्त रह सकती थी? कंपनी के ज्यादातर अफसरों को यह लगने लगा था कि जमीन में निवेश करना और खेती में सुधारना जरूरी है। आखिरकार कंपनी ने 1793 में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया। इस बंदोबस्त की शर्तों के हिसाब से राजाओं और तालुकदारों को जमींदार की रकम मांगी दी गई। उन्हें किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया। उनकी ओर से चुकाई जाने वाली राशि अस्थायी रूप से तय कर दी गई थी। इसका मतलब यह था कि भविष्य में कभी भी इसमें इजाफा तो नहीं किया जाना था। अंग्रेजों को लगता था कि इससे नियमित रूप से राजस्व मिलता रहेगा और जमींदारों को जमीन सुधार के लिए खर्च करने का प्रोत्साहन मिलेगा। उन्हें लगता था कि क्योंकि राज्य की ओर से राजस्व की मांग बढ़ने वाली नहीं थी, इसीलिए जमींदार बढ़ते उत्पादन से फायदे में रहेंगे। समस्या। मगर अस्थायी बंदोबस्त ने भी तो समस्या पैदा कर दी। कंपनी के अफसरों ने पाया कि अभी भी जमींदार जमीन में सुधार के लिए खर्च तो नहीं कर रहे थे। असल में कंपनी ने जो राजस्व तय किया था वह इतना ज़्यादा था कि उसे चुकाने में जमींदार को भारी परेशानी हो रही थी। जो जमींदारी राजस्व चुकाने में विफल हो जाती उसकी जमींदारी छीन ली जाती थी। बहुत सारी जमींदारियों को कंपनी बाकायदा तो नीलाम कर चुकी थी। 19वीं सदी के पहले दशक तक हालत बदल चुकी थी। बाजार में कीमतें बढ़ी और धीरे धीरे खेती का विस्तार होने लगा। इससे जमींदारों की आमदनी में तो सुधार आया, लेकिन
कंपनी को कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कंपनी तो हमेशा के लिए राजस्व तय कर चुकी थी। अब वह राजस्व में वृद्धि नहीं कर सकती थी, लेकिन जमींदारों को अभी जमीन की बेहतरी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनमें से कुछ तो बंदोबस्त के शुरुआती सालों में अपनी जमीन तो गवा चुके थे। जो बचे रह गए थे, अब उन्हें भी बिना परेशानी और निवेश का खतरा उठाए आमदनी की उम्मीद दिखाई दे रही थी। जब तक जमींदार किसानों को जमीन देकर उनसे लगान वसूल सकते, उन्हें जमीन में सुधार की परवाह नहीं थी। दूसरी तरफ गांवों में किसान को यह व्यवस्था बहुत दमनकारक दिखाई दी। किसान को जो लगान चुकाना था बहुत ज़्यादा था। जमीन पर उसका अधिकार सुरक्षित नहीं था। लगान चुकाने के लिए अक्सर महाजन से कर्जा लेना पड़ता था। अगर लगान नहीं चुका पाता तो उसे पुश्तैनी जमीन से बेदखल कर दिया जाता था। नई व्यवस्था 19वीं सदी की शुरुआत नई कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों को इस बात का यकीन हो चुका था कि राजस्व बंदोबस्त में दोबारा बदलाव आना जरूरी है। अब कंपनी को शासन और व्यापार अपने खर्च चलाने के लिए और पैसे की जरूरत है, तो अस्थायी रूप से राजस्व तय करने के लिए काम कैसे चला सकते हैं। बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों इस इलाके का ज़्यादातर हिस्सा अब उत्तर प्रदेश में है। के लिए होल्ट मैकेंजी नामक अंग्रेज ने एक नई व्यवस्था की जिसे 1822 में लागू किया गया। मैकेंजी को विश्वास था कि उत्तर भारतीय समाज में गांव एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है और उसको बचाए रखना चाहिए। उसके आदेश पर कलेक्टर ने गांव-गांव का दौरा किया, जमीन की जांच की, खेतों को मापा, विभिन्न समूहों के रीति रिवाजों को दर्ज किया। गांव के एक खेत के अनुमानित राजस्व को जोड़कर हर गांव या ग्राम महाल से वसूल होने वाले राजस्व का हिस्सा लगाया जाता था। इस राजस्व को अस्थायी रूप से तय नहीं किया गया, बल्कि उसमें समय समय पर संशोधनों की गुंजाइश रखी गई। राजस्व इकट्ठा करने और अदा करने का जिम्मा जमींदार के बजाय गांव के मुखिया को सौंपा गया। इस व्यवस्था को महालबारी बंदोबस्त का नाम दिया गया। मुनरो व्यवस्था ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों में भी अस्थायी बंदोबस्त की तरह नई व्यवस्था अपनाने का प्रयास किया जाने लगा। वहाँ जो नई व्यवस्था विकसित हुई उसे तो रैयतवार नाम दिया गया। कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने टीपू सुल्तान के साथ चले युद्ध के बाद कंपनी द्वारा कब्जे में लिए गए कुछ इलाकों में इस व्यवस्था को आजमा कर भी देख लिया था। थॉमस मुनरो ने इस व्यवस्था को विकसित किया। धीरे धीरे पूरे दक्षिणी भारत में यही व्यवस्था लागू कर दी। रीड और मुनरो को लगता था कि दक्षिणी भारत में परंपरागत जमींदार नहीं थे, लेकिन उसका अर्थ तो यह था कि उन्हीं से किसान यानी तो रैयतों से ही बंदोबस्त करना चाहिए, जो पीढ़ियों से जमीन पर खेती करते आ रहे थे। राजस्व आकलन से पहले उनके खेत का सावधानीपूर्वक और अलग से सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। मुंडो का मानना था कि अंग्रेजों को पिता के बाद किसान की रक्षा करनी चाहिए।